डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एमडी कैट से रिलेटेड पास पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो है वो मैंने लिए हैं। तमाम ही वो एस्पायरेंट जो कि एमडी कैट का टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर नम्स के एमडी कैट का टेस्ट देंगे, उन तमाम के लिए ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। तो तमाम ही एस्पायरेंट्स आखिर तक वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। What is the shape of velocity time graph for constant acceleration? जब भी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही होती है तो उसमें क्या होता है कि इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम में जो है वो कवर्ड होती है। इक्वल वेलोसिटी जब इक्वल टाइम में चेंज हो रही होगी तो फिर क्या होगा कि जो उसका ग्राफ है वो इंक्लाइन बनेगा। इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस जो है ये ग्राफ होगा, और इसका ऑप्शन हमारे पास सी है। सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग फॉलोज अ पाथ दैट इज़। जब भी किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा, ऑब्वियसली कि वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से नीचे आएगा। दो कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसे वेलोसिटी जिसमें हम दो कंपोनेंट पढ़ें वेलोसिटी के, वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ बनता है बॉडी का, जो बॉडी जो है वो फॉलो करती है, तो उस पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ ऑलवेज बैलेंस बाय एक्शन ऑफ फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड ये सवाल है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल। एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों जो है वो बराबर होती हैं, ये भी ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये भी ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ ऑलवेज वैलिड इन ऑल सिचुएशन, ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि तमाम ही सिचुएशन में, तमाम कंडीशन में वैलिड नहीं होगा। लेट सपोज कि अगर एक बॉल है, उसको थ्रो कर रहे हैं वॉल पे उसको स्ट्राइक करवाते हैं, उसका रिएक्शन इक्वली नहीं होगा। इसी तरह से ऐसी बहुत सी कंडीशन है जिसमें रिएक्शन इक्वल नहीं होता एक्शन के, वहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय अ 120 बल्ब इन 2 सेकेंड इज़। कंजप्शन ऑफ एनर्जी जो है 120 वॉट बल्ब की 2 सेकेंड के अंदर वो 240 जूल होगी, क्योंकि इसका जो फार्मूला है हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर हमारे पास 120 है, टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एनर्जी निकल आएगी। एमसीक्यू, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियन। 1 रेवोल्यूशन हमें पता है कि 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, और इसी तरह से 2 रेवोल्यूशन भी हम आसानी से पता कर सकते हैं 4 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम 2 से जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 2 रेवोल्यूशन हो जाएगा, वहाँ पे 4 पाई रेडियन हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है 3 पाई रेडियन की, वो कितने रेवोल्यूशन के बराबर होगा, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान तो 0.5 है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि पाई रेडियन किसके बराबर होगा। पाई रेडियन हमारे पास 0.5 रेवोल्यूशन के बराबर होगा, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 डिवाइडेड बाई 2 रेवोल्यूशन ही हमारे पास 3 पाई रेडियन के बराबर होगा। इसी तरह से अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं इसको, तो वो 5 पाई रेडियन के बराबर होगा। इसी तरह से आगे भी जो है वो आप मालूम कर सकते हैं 7 रेडियन, और इसी तरह से 9 रेडियन, ये आप आसानी से इसी तरह से जो है वो मालूम कर सकते हैं।
if a flywheel is rotating at 3.0 radian per second, the time it takes to complete one revolution is about. सो टाइम मालूम किया गया है, हमें पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। अब टाइम को हम सेपरेट कर लेंगे, जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकंड में, इसको हमने डिग्री पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्री है, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो सेकंड में जवाब आ जाएगा। उसके लिए हम 57.3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फिर हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 171.9 बचेगा, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2.1 सेकेंड आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। सो कौन सी चीज़ जो है वो बढ़ेगी जब हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे। एम्पलीट्यूड का ताल्लुक याद रखें लाउडनेस से है, वेवलेंथ से नहीं है, फ्रीक्वेंसी से नहीं है, लाउडनेस से है, ठीक है। लाउडनेस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, एरिया और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। जहाँ से वाइब्रेटिंग बॉडी हो रही है तो वहाँ से जो है वो डिस्टेंस पे, एरिया पे और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन ट्रांसफार्मर देयर इज़ नो डैश कनेक्शन बिटवीन 2 कॉइल्स बट दे आर। सो ट्रांसफार्मर में बताना है हमें कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है, ये हमें पता है म्यूचुअल इंडक्शन पे के फिनोमिना पे वर्क करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइलें होती हैं, तो इसमें क्या जो 2 कॉइल के दरमियान कनेक्शन कोई इलेक्ट्रिकल होता है? नहीं, इलेक्ट्रिकल के लिए फिज़िकली होना ज़रूरी है, फिज़िकल कोई वायर कनेक्शन हो, लेकिन यहाँ पे वायर नहीं होती, ये सेपरेट होती हैं कॉइल। तो इसके लिए क्या होगा कि नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कि कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन बट दे आर मैग्नेटिकली, कि वो मैग्नेटिकली फिर क्या होता है कि इंडक्शन होती है उनमें, और फिर उसमें जो है वो ईएमएफ जनरेट होता है और फिर करंट फ्लो करता है वायर। MCQ, if electron, proton, neutron and alpha particle have same velocity, which of them has shortest wavelength? So हमें पता है de Broglie hypothesis के मुताबिक wavelength is inversely proportional to momentum, ठीक है, momentum of particle, momentum of body, क्योंकि जितना हम बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज़ करेंगे उसकी जो वेवलेंथ होगी, जो वेव उससे एसोसिएटेड है, जिसको हम de Broglie वेवलेंथ भी कहते हैं, तो वो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, और मोमेंटम कम करेंगे वेवलेंथ कम हो जाएगी। और इसी तरह से दूसरा रिलेशन है मास, अगर मास बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाती है, मास कम करेंगे वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो जिसका मास ज़्यादा है इनमें से उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो अल्फ़ा का मास सबसे ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली इसकी वेवलेंथ भी शॉर्टेस्ट होगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो ये तमाम ही 10 MCQs जो आपसे डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से बार बार MCQs रिपीट होते हैं। आगे भी इसी तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से MCQs निकाल के मैं आपको बताऊंगा, और जो है वो उसके सॉल्यूशन भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप सबके लिए वो हेल्पफुल रहे। और बेस्ट विशेस फॉर ऑल एस्पायरेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।